नमस्ते। नमस्कार। आज इस प्लैनेट टॉक शो में हम लोग वर्तमान शिक्षा और जस्ट अभी आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करने वाले हैं। We'll discuss the every point which is good in national education policy and the suggestions which are good for the implementation of the national education policy 2020. Firstly, I introduction our chief guest, Shri Rajiv Gupta ji. आप MSc मैथ्स LT MEd और आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको 27 इयर्स का एक शिक्षा में भिन्न भिन्न दायित्वों पर एक वर्तमान शिक्षक से लेके एक प्रधानाचार्य तक, एक वेल रेपुटेटेड स्कूल के प्रधानाचार्य तक के सभी एक्सपीरियंस हैं। तो आज हम लोग सभी अपने सजेशंस उनसे बहुत अच्छे से लेने वाले हैं। इससे पूर्व में आप पार्वती प्रेमा जगाती सरस्वती विहार नैनीताल उत्तराखंड में, मैंने जैसा बताया, भिन्न भिन्न दायित्वों पे वार्डन से लेके टीचर ऐसे दायित्वों का निर्वाह करने के बाद आप सरस्वती विद्या मंदिर रुड़की CBSE बोर्ड, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल ऑफ काइंड ऑफ हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट, आप उसके प्रिंसिपल पर रहे और वर्तमान में आप श्री जी बाबा सरस्वती विद्या मंदिर मथुरा में प्रिंसिपल के दायित्व पर हैं। राजीव जी, इस प्लैनेट टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार अभिषेक जी। पहले पृथ्वी कुल और प्लेनेट टैप्स की पूरी टीम को ब्रज प्रदेश, मेरठ और उत्तराखंड की टीम की ओर से आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और जो आपका ये मतलब एफर्ट है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट एफर्ट एंड इट विल क्रिएट द माइलस्टोन फॉर विद्या भारती। Thank you so much, sir. Thank you so much. I am listening you since last 10 or 15 days. You are doing such a wonderful job. Thank you so much, sir. सभी ऑनलाइन यूजर्स, मैं देख रहा हूँ काफी लोग ऑनलाइन हैं इस समय, उन सभी को भी हमारी तरफ से नमस्कार। राजीव जी, जैसे ही आप पूर्व में सुन रहे हैं कि वर्तमान से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, लोगों ने बहुत से मत रखे हैं उस पर अपने अपने, 5+3+3+4, मातृभाषा, ऐसे सभी बिंदु ही निश्चित उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अमूलचूल परिवर्तन लेकर आएंगे। आप कोई इस पर, मैं ऐसा कुछ आपसे पॉइंटों पर तो आग्रह नहीं करूंगा कि आप सभी पॉइंट्स को रीडिफाइन करें, पुनः बताएं। आप कोई फंडामेंटल एक्सपीरियंस कोई साझा करें जिससे लोगों को ये बहुत, क्योंकि आपका एक लंबा शिक्षा में मतलब एक जीरो से लेके टॉप तक, कहते हैं बॉटम टू टॉप, सभी आपने दायित्वों का निर्वाह किया है। तो कोई एक फंडामेंटल एक्सपीरियंस है जिससे लोगों को लगे कि ये शिक्षा नीति क्या परिवर्तन लेकर आने वाली। राजीव जी। आजादी के पश्चात से इन 70 सालों के बाद जो ये NEP 2020 है, ये बहुत अध्ययन के पश्चात और भारत के 600 से अधिक जिलों में विचार विमर्श और चिंतन मंथन के पश्चात जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार हुई है, इसके बहुत सारे फीचर्स हम पर डे न्यूज़ चैनल पे, आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं। 5+3+3+4, मातृभाषा में शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, इन सभी बिंदुओं पे लंबा विमर्श हुआ है। परंतु मेरे को ऐसा लगता है कि ये शिक्षा नीति भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, भारत को नॉलेज एम्बेसडर के रूप में स्थापित करने के लिए ये पूर्णतः सक्षम है। और इस शिक्षा नीति में खास बात जो मेरे को लगती है कि भारत में भारत की शिक्षा, ऐसी शिक्षा जिसमें धर्म भी है, जिसमें संस्कृति भी है, जिसमें कला भी है, जिसमें खगोल भी है, जिसमें अपनी भारतीय चिकित्सा पद्धति भी है, जिसमें कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट की भी बात है। परंतु उसके साथ जो 21st सेंचुरी एजुकेशन पे अगर यदि हम सोचें, 21st सेंचुरी एजुकेशन ये वर्ड पिछले 1-2 साल से प्रयोग हो रहा है। देखिए, पूरे विश्व की आबादी इस समय 800 करोड़ से अधिक है और भारत की अपनी आबादी 130 करोड़ से अधिक है।
जॉब मिल नहीं सकता, तो इस तरीके से तैयार होना पड़ेगा, खुद को तैयार करना पड़ेगा कि हम अपना जीवन यापन शुद्ध सात्विक आधार पे कर सकें। तो 21st सेंचुरी में मैन, मशीन एंड टायर ऐसा करके एक ऐड आता था। और मैं आपको, अभिषेक जी, मुझे पता है यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ हॉलीवुड फिल्म्स। एक 96-97 में टॉम क्रूज की फिल्म आई थी माइनॉरिटी रिपोर्ट। तो उस फिल्म में वही सब चीजें, टूल्स, टेक्नोलॉजी और टेक्निक का प्रयोग किया था जो आज हम कर रहे हैं या करने की दिशा में चल चुके हैं। उसमें कैसे 3D में प्रेजेंटेशन देना, कैसे ब्लॉक्स को, अगर यदि आप मेरा हाथ देखिए तो उसमें टॉम क्रूज एक ब्लॉक को उठाता था, एक डिजाइन को उठाता था, दूसरी जगह रख देता था, और आज वो सब चीजें हो रही हैं। उस समय सब लोग ये सोचते थे कि ये कैसे हो पाएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ एक ऐड आता था टायर का, सीएट का, मैन, मशीन एंड टायर। तो मैन एंड मशीन को डायरेक्टली को रिलेट करना पड़ेगा एक दूसरे से। तकनीक और मशीन या जितनी भी प्रकार की ये टेक्नोलॉजी है, ये मानव जाति की धर्म आधारित सुख सुविधाओं पर आधारित होनी चाहिए। और हमको ऐसा लगता है कि ये शिक्षा नीति उन उद्देश्यों को भी पूरा करेगी, क्योंकि इस शिक्षा नीति में वेब डिजाइनिंग और ये सब हमने पहले शब्द सुने थे। अब कोडिंग क्लासेस, मिडिल स्कूल से कोडिंग क्लासेस, अभी जैसे आप आजकल देख रहे होंगे कि व्हाइट हैट जूनियर ने क्लास 3rd, 4th, 5th के लिए अपना पूरा एक सिस्टम तैयार कर लिया कि बच्चे अपनी कोडिंग क्लास ज्वाइन करके अपना एक छोटा सा ऐप बना सकते हैं। तो कि इस उसमें मेरे को जो खास बात लग रही है कि नर्सरी से 5th तक बच्चे को टूल्स, टेक्नोलॉजी, टेक्निक के साथ बच्चे को क्रिया आधारित शिक्षण, रोल मॉडल्स, रोल प्ले, और साथ में हर लेवल पर जो खास बात इस शिक्षा नीति की है कि विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रकार के जिन्होंने भारत के लिए, भारतीयता की धर्म संस्कृति के लिए एक कार्य किया था, उनके वीडियो भी बच्चे देख पाए। आप और हम सब संघ के स्वयंसेवक हैं। आप याद करिए, बचपन में हम एक गीत गाते थे संघ की शाखा में, अनेकता में एक के मंत्र को जन जन फिर दोहराता है, धीरे धीरे देश हमारा आगे बढ़ता जाता है। तो दूसरी इसकी जो विशेषता मैं लेना चाहूंगा कि हर लेवल पे आर्ट इंटीग्रेशन और स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन को समाविष्ट किया गया है इस शिक्षा नीति में। अब आर्ट इंटीग्रेशन का मतलब केवल एक आर्ट और क्राफ्ट ही नहीं है। आर्ट में म्यूजिक है, डांस है, ड्रामा है, कल्चरल हेरिटेज है, वहां की वेशभूषा है, वहां के 30 त्योहार हैं। तो ऐसा जो आर्ट इंटीग्रेशन का जो ड्राफ्ट है, उस पे मैं, चूंकि आपको पता ही है, सीबीएसई का कोऑर्डिनेटर, सिटी कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर, लंबे समय तक सीबीएसई के रिसोर्स पर्सन के रूप में कार्य किया है। तो आर्ट इंटीग्रेशन की मैंने करीब 5 जो मीटिंग सीबीएसई की, एनसीईआरटी की अटेंड की हैं। तो उसमें जो अपनी संगठन की ओर से भी, वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से, मान्यवर काशीपति जी, मान्यवर शिव कुमार जी, मान्यवर अपने यतीन जी भाई साहब, इन सब ने राष्ट्रीय स्तर पे जो विमर्श हुए हैं, तो उसमें भारत और भारतीयता, तो आर्ट इंटीग्रेशन में सब प्रकार की आर्ट है। अब देखिए, जो गार्नर की म्यूजिकल इंटेलिजेंस थ्योरी है, जो गार्नियर की इंटेलिजेंस थ्योरी है, 20 साल पहले आई थी। और उससे पहले से हमारे आदरणीय, मैं स्मरण करना चाहूंगा लज्जाराम तोमर जी को, कि उन्होंने इन सब पे शारीरिक विकास कैसे हो, मानसिक विकास कैसे हो, प्राणिक विकास कैसे हो, आध्यात्मिक विकास कैसे हो। तो खास बात यह है कि जो शरीर के 5 तत्व हैं जिनसे शरीर मिलके बना है, तो इसमें कर्मेंद्रियों की भी शिक्षा है, इसमें ज्ञानेंद्रियों की भी शिक्षा है, इसमें अंतर मन की भी शिक्षा है, इसमें अचेतन की भी शिक्षा है। और मैं इन पॉइंट्स को आप सभी व्यूअर्स के सामने रखना चाहूंगा कि ये आर्ट इंटीग्रेशन हमारी लाइफ का एक अंग बने।
जरूरी नहीं मैं बहुत अच्छा आर्टिस्ट हूं, लेकिन हो सकता है मैं डांसर हो सकता हूं, सिंगर हो सकता हूं, या कल को मैं इस आर्ट इंटीग्रेशन को पढ़ के अपनी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोल सकता हूं। कि फॉर एग्जांपल मैंने अपनी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोली और मेरे को एक उड़ीसा में प्रोजेक्ट मिला, तो जी मैंने चूंकि मिडिल स्कूल में ही उड़ीसा का खान पान, उड़ीसा की वेशभूषा, उड़ीसा का संगीत, उड़ीसा का नृत्य, ये सब पढ़ रखा है, तो मेरे को डिजाइनिंग करने में एक हेल्प मिलेगा। तो निश्चित। ऐसे ही स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन, स्वदेशी खेल, इंडिजीनियस जिसको गेम्स कहते हैं, कबड्डी, खो खो, कंचे, गुल्ली डंडा, हम तो सब उसी की प्रोडक्ट हैं। अब हम जी आपके सामने बैठे हुए हैं, चुंगी के स्कूल के पढ़े हुए थे, और वहां पे स्कूल में गिल्ली डंडा भी खेला है, कंचे भी खेले हैं, आइस पाइस भी खेली है, छुआ छुआई भी खेली है, कबड्डी भी खेली है, खो खो भी खेली है। और यू नो कि अभिषेक जी को तो, जी आपको तो मेरा लाइफ स्टाइल पता है कि जी वो जो चीजें हमें बाल्यकाल में मिलती हैं वो हमारे साथ जिंदगी भर रहती हैं। तो इसमें मेरे को दूसरी बात ये लग रही है कि आर्ट इंटीग्रेशन और स्पोर्ट इंटीग्रेशन फ्रॉम फाउंडेशन लेवल टू 12th क्लास, और समय की तो कोई बाध्यता नहीं है ना अभिषेक जी, नहीं 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 जी जी है ना। दूसरी जो जी इसमें एक मुझे खास बात लग रही है, हर लेवल पे, हर लेवल पे, यानी फ्रॉम फाउंडेशन टू 12th लेवल तक, मैं देखिए अभी केवल स्कूल एजुकेशन की बात करूंगा आज, है ना, जी क्योंकि हम उसी से जुड़े हुए हैं, उसी पे 30 वर्षों से 28 वर्षों से हम लोगों ने, सन 52 से हमारे संगठन ने काम किया है। तो आई जस्ट टुक द पॉइंट्स रिलेटेड टू नर्सरी टू 12th क्लास। तो उसमें जो दूसरी जी एक खास बात है कि साल में कम से कम 10 दिन बैगलेस एजुकेशन होगी। अब उस बैगलेस एजुकेशन में बहुत सारे साइंस के प्रोजेक्ट्स हैं, आर्ट के प्रोजेक्ट्स हैं, डांस के प्रोजेक्ट्स हैं, फिजिक्स के प्रोजेक्ट्स हैं, यानी इनोवेशन टेक्निक्स को डेवलप करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। देखिए जी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की भी स्थापना इस ड्राफ्ट में इसका जिक्र आया है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो हर लेवल पे बच्चा रिसर्च के आधार पे अपने अध्ययन को करे, और शिक्षा के साथ में अपने को संस्कार लेते हुए ज्ञान परक और मूल परक और मूल्य परक क्वालिटी एजुकेशन को प्राप्त करे। कल को वो जी जब स्कूल से निकले तो वो इस स्थिति में हो कि वो अपने परिवार का जीवन यापन कर सके। और मेरे को जो एक तीसरी खास बात लग रही है इसमें, जिसका जिक्र कम हुआ है, कि ये जो ब्रेन ड्रेनिंग हो रही थी, और जो हिंदुस्तान का जो ब्रेन है जो वो बाहर जा रहा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत में भारत की शिक्षा भारतीयों के द्वारा और भारत के विकास के लिए, तो इसमें ब्रेन ड्रेन जो हो रहा था, जो टैलेंट हमारा चला जा रहा था, उसको भी एक ज्ञान प्राप्त होगा कि मेरा देश के प्रति दायित्व क्या है, कर्तव्य क्या है, और मेरे को अपने देश राष्ट्र समाज को विभिन्न आयामों में मल्टी लेवल्ड डेवलपमेंट के लिए। हमने 3 डायमेंशनल की बात सुनी है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, लेकिन ये शिक्षा पद्धति लेंथ ब्रेथ हाइट को भी कई डायमेंशंस में ब्रेक नहीं करते हुए, इंटरकनेक्ट करते हुए उस लेवल पे ले जाने के लिए सक्षम है, सक्षम होगी। और इसमें जो दूसरी एक खास बात है कि गर्मियों के लिए बच्चों के पास कोई प्रोग्राम नहीं होता था। सभी स्कूल की प्रैक्टिस में क्या था, 10 पेज 20 पेज का वर्कशीट दे दिया, बच्चे के पेरेंट्स ने उसे कॉपी कर दिया, उसने बच्चे ने आज की तारीख में गूगल पे सब कुछ है, कट कॉपी पेस्ट कर दिया और वो सब तैयार हो गया। परंतु इसमें जो चौथी एक खास बात है कि छुट्टियों के लिए व्यावसायिक और कौशल विकास के पाठ्यक्रमों की इसमें व्यवस्था रहेगी। अब जैसे 12th क्लास कई बार ये कहती है कि साहब मैं साल भर तो कुछ नहीं कर पाता, लेकिन छुट्टियों में कुछ कर सकता हूं। तो जो जून की छुट्टियां हैं या जो जाड़ों की छुट्टियां हैं, उसमें शॉर्ट टर्म कोर्सेस। और एक चौथी खास बात यह है कि जो बैगलेस एजुकेशन में
10 डेज मिनिमम उसमें बढ़ई है, कारपेंट्री है, मैशनरी है, हेयर कटिंग है, ब्लॉक डिजाइनिंग है, कोडिंग है, डाटा बेस को कैसे मैशअप किया जाए, और मशीन लर्निंग है, डाटा बिग डाटा लर्निंग है। तो इन सब पे भी जॉयफुल एटमॉस्फेयर बनाने के लिए जो है बहुत जोर इस शिक्षा पद्धति में। और हम सभी को तो एक ऐसा लग रहा है जैसे राम मंदिर हम सभी का एक सपना था कि जी हम सब अपने जीते जी, तो शायद हमारी वाली जो पीढ़ी है, संघ की ये वाली पीढ़ी जो 50 और 54 में है, और एक पीढ़ी जो जा चुकी है संघर्ष करके, तो राम मंदिर जी मन की अयोध्या का निर्माण हो रहा है। ऐसे ही विद्या भारती जब 1952 में स्थापित हुई, माननीय भावराव देवरस जी की प्रेरणा से, गुरु जी की प्रेरणा से, कृष्णन गांधी जी ने बहुत काम किया, भाई जी ने बहुत काम किया, संघ के स्तर पे विद्या भारती में बहुत ज्यादा काम हुआ। तो आज हमको खुशी है कि आज एक ऐसी शिक्षा पद्धति जो नैतिक और आध्यात्मिक विकास को सर्वोपरि रखते हुए, जीवन के मूल्यों को स्थापित करते हुए 21वीं सदी की चुनौतियों को स्वीकार करने में सक्षम होगी। और एक खास बात और है, एक जो मुझे बड़ी खुशी हो रही है पर्सनली, और मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय पे भी बोलने की जरूरत है, कि आज इस देश में करीब 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का कोचिंग और ट्यूशन का कारोबार है। और इस कोचिंग और ट्यूशन ने बच्चों के मूल्यों को खत्म किया है, कम किया है, और स्कूल के प्रति जो एक श्रद्धा भाव है, भक्ति है, विश्वास है, उसको भी कम किया है। आपको अच्छा लगेगा अभिषेक जी, इस शिक्षा नीति में एक पैराग्राफ पूरा कोचिंग और ट्यूशन पद्धति को किस प्रकार देश से समाप्त किया जाए उसके लिए पेडागॉजी दी गई है। और उसमें यह कहा गया है कि इस प्रकार का पाठ्यक्रम हम निर्मित कर रहे हैं और करेंगे, और स्कूलों से आग्रह करेंगे कि वो रिसर्च करके रटने की विद्या को, अभी क्या है कि बच्चा कोचिंग गया, स्कूल आया, उसने रटा, 100 में 100 आ गए, और वही बच्चा जब कंपटीशन देने गया तो वो सेलेक्ट ही नहीं हो रहा। मैं आपके सामने खुल के कोटा को क्रिटिसाइज कर रहा हूं। 5,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है, हर साल 10, 20, 30, 50 बच्चे वहां सुसाइड करते हैं, और वो सारे बच्चे अपने स्कूल के टॉपर्स होते हैं कोटा में, जितनी भी कोचिंग है। लेकिन ऐसा क्या है कि सिलेक्शन होने के बाद, स्कूल रीजन टॉप करने के बाद वो बच्चा आईआईटी या आईआईएम्स को क्रैक नहीं कर रहा? तो उसका कारण है क्रैमिंग। तो इसमें क्रैमिंग पे भी पेडागॉजी की बात की गई है। इसमें इसकी कोचिंग कैसे खत्म हो, तो किस प्रकार का पाठ्यक्रम हो कि परीक्षा रट के बच्चा ना दे पाए, समझ के दे पाए। जब बच्चा समझेगा तो वो कोचिंग जाएगा ही नहीं, क्योंकि अभी 70 साल में क्रैमिंग का पैटर्न था, तो ड्रॉप आउट भी कम होंगे। आज की तारीख में हमारे देश में विश्व का सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट है, 5th लेवल पे, 8th लेवल पे ड्रॉप आउट, और उसके बाद 12th के बाद ड्रॉप आउट है। अब सब्जेक्ट सिलेक्शन, और इस पे काफी विमर्श हो चुका है। एक और खास बात इस शिक्षा पद्धति की, इस शिक्षा नीति की, कि इसमें जिले में, शहर में, नगर में, गांव में लाइब्रेरी स्थापना की व्यवस्था का भी प्रावधान बजट में दिया जाएगा, कि हर स्कूल में उन्नत लाइब्रेरी हो। मैं आपको अभिषेक जी अपने स्कूल का एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि हमारा छोटा सा शिशु मंदिर था मुरादाबाद में, और उसमें 2000 किताबें थी। सन 80 की मैं बात कर रहा हूं। आज हमारे संघ कार्यालयों में कुछ हो ना हो, लेकिन लाइब्रेरी जरूर होती है। तो आज हम सब कार्यकर्ता बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि हमें अध्ययन का आज भी शौक है। आज हमारे जितने भी प्रचारक हैं, अगर यदि विस्तारक से लेके राष्ट्रीय स्तर पे सर संघचालक जी तक, तो सभी के बैग में पुस्तकें होती हैं, और सभी कहीं भी जाते हैं, अगर यदि एक दिन का भी समय है, 1 घंटे का भी समय है, तो पुस्तकें पढ़ते हैं। तो इसमें लाइब्रेरी की भी पेडागॉजी को
बहुत अच्छे तरीके से स्थापित करने का है। और साथ में जी हमारे देश में 60 से 70% बच्चा कुपोषण का शिकार है, माल न्यूट्रिशन का। तो इसमें पोषण के भी पोषक तत्व, हेल्थ, हाइजीन, फूडिंग, हेल्दी डाइट, इन सबके विषय में भी स्कूल के लेवल पे, चाहे वो कस्बे का स्कूल हो या नगर का स्कूल हो। और एक खास बात इसमें मुझे और लगती है कि शिक्षा जी सभी के लिए, शिक्षा पे समान अधिकार है सभी का, वो चाहे जी रिक्शे वाले का बच्चा हो या आईएएस का बच्चा हो। इसमें मुझे जी ऐसा लगता है कि 70 सालों बाद स्कूल कोई भी ये ना कह पाए ये छोटा स्कूल है, ये बड़ा स्कूल है, ये चुंगी का स्कूल है। स्कूल स्कूल है, वो चाहे गांव में चल रहा है, देहात में चल रहा है, आदिवासी क्षेत्र में चल रहा है। तो इसमें जो डिस्क्रिमिनेशन था उसको जी भी इसमें इस भावना को भी, क्योंकि जब राष्ट्रीयता की भावना राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, तो देश मैं नहीं है, देश हम है। हमारे गुरुजी जी कहते थे ना, मैं नहीं हम, राष्ट्राय स्वहा इदम नमो। और दो खास बातें टीचर्स और प्रिंसिपल्स के लिए जो मुझे इसमें लगती हैं। जी हर लेवल के टीचर के लिए रिसर्च की व्यवस्था की गई है, एक बात। और कंटिन्यूअस वोकेशनल डेवलपमेंट टीचर्स का, CVD, कंटिन्यूअस वोकेशनल डेवलपमेंट, इसको भी इस शिक्षा नीति में अभिषेक जी पर्याप्त जी स्थान दिया गया है, जो अभी तक नहीं था। क्योंकि राष्ट्र का निर्माण होगा शिक्षकों के द्वारा, आचार्यों के साथ द्वारा, आचार्य बहनों के द्वारा। तो जी उसमें जो स्टेक होल्डिंग है शिक्षक की, वो 70 से 80% है। 20% जी में सोसाइटी, सरकारें, समाज और प्रबंध समितियां हैं, लेकिन 80% स्टेक होल्डिंग स्कूल में टीचर्स और प्रिंसिपल की है। और दूसरा, हर लेवल पे कैरियर मैनेजमेंट प्रोग्रेस, यानी राजीव गुप्ता ने अगर यदि 30 साल विद्या भारती में काम किया है, तो उसका कैरियर मैनेजमेंट प्रोग्रेस कैसा है, उसकी क्लास कैसी है, उनका मैनेजमेंट कैसा है, उनका इनोवेशन कैसा है, उनका किसी भी प्रकार की योजना में स्कूल के विकास के साथ साथ राष्ट्र के विकास के तत्व किस प्रकार अवयव है। उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं गणित विषय में एरिया पढ़ा रहा हूं, तो एरिया पढ़ाते समय मैं सारी चीजें अपनी देश की संस्कृति से जोड़ते हुए नाम, अपनी देश की फसलें, अपने जी देश के किसानों का संघर्ष। तो अगर यदि मैं एरिया पढ़ा रहा हूं, तो मैं बच्चों से ये भी तो कह सकता हूं ना कि बेटा 1 एकड़ में जो गेहूं या धान या गन्ने की फसल होती है, उसके लिए किसान अपना पूरा 1 साल और पूरे 365 दिन और पूरी जिंदगी उसको उगाने जी में लगाता है उस फसल को। तो उसे डस्टबिन में मत फेंको, झूठन थाली जी में मत छोड़ो। तो मैं गणित पढ़ाते पढ़ाते समय नैतिकता की भी बात कर सकता हूं, तो उसकी भी जी बात की गई। और तीसरी एक खास बात और है टीचिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम में, अभिषेक जी, इस पे भी मुझे लगता है कि आपको लगेगा कि मैं कुछ नया नहीं बोल रहा हूं। सारा शिक्षा नीति के जो मैंने, आपने मुझे 10 दिन पहले कहा था, तो मैंने पहले कोशिश ये किया कि मैं एक एक शब्द पहले पढ़ूं, तब मैं जी अभिषेक जी के साथ बैठूं। तो उसमें विशिष्ट टीचर्स, स्पेशल टीचर्स, स्पेशल कोलैबोरेटर्स, स्पेशल काउंसलर्स। अब जी स्कूल में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फिजिकली वीक होते हैं, लेकिन मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं। मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं, फिजिकली भी हैं, लेकिन इथिकल वैल्यूज कम होती हैं। तो विशेष टीचर्स की भी, विशिष्ट टीचर्स की भी इसमें स्कूल लेवल पे व्यवस्था, प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, उसमें एक प्रावधान दिया गया है। और ये भी एक बहुत बड़ा वो बनेगा। और एक और खास बात अभिषेक जी, अभी जी तक अंग्रेजी भाषा मैकाले की शिक्षण पद्धति के बाद यहाँ दी गई थी, जी लेकिन इस शिक्षण पद्धति में एक खास बात यह है, फाउंडेशन लेवल से ही और जी मिडिल और 12th क्रॉस करते करते स्पेनिश, पोर्टुगीज, रशियन, फ्रेंच, जर्मन, मैक्सिकन लैंग्वेज, जापानीज, थाई। अब आप एक चीज सोचिए, मलेशियन, जापानीज, थाईज, नेपाली,
ये सब अगर यदि हम देखें तो भारतीय ही भाषाएं हैं, मैंडोलिन को भी लिया गया है। तो ये शिक्षा नीति जो ग्लोबलाइजेशन की चुनौती है उसके लिए भी बच्चे को तैयार कर रही है कि बच्चा मल्टी डायमेंशनल हो, वो कम से कम विश्व की 10-20 भाषाएं बोल समझ सके। तो हिंदी संस्कृत पे पूरा फोकस है, मातृभाषा। रीजनल लैंग्वेजेस जो 1500 लैंग्वेजेस है हमने पूरे भारतवर्ष की, उस पर भी फोकस है। परंतु अगर यदि वे विश्व के किसी भी देश में जाए तो ये जो 25-30 विदेशी भाषाएं हैं जो आपस में कहीं ना कहीं जुड़ी हैं, वो बच्चा सक्सेसफुली कर सके। और इसकी एक विशेषता में पूरा एक भारत का ज्ञान करके मॉड्यूल, वो अभी काफी कुछ उस पर काम हो गया है। सीबीएसई में तो विशेषकर नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क कमेटी उस पर लंबा काम कर रही है, अभिषेक जी। तो भारत का ज्ञान में पूरा पर्यावरण है, जैविक खेती है, ऑर्गेनिक मैन्योर है, दर्शन है, चिकित्सा है, शास्त्र है, और जो जितना भी भारतीय ज्ञान है, धर्म के क्षेत्र का, दर्शन के क्षेत्र का, विज्ञान के क्षेत्र का, जैविक खेती के क्षेत्र का, उसमें मसाले वाले खेल और प्रकार की जो स्वदेशी खेल हैं, और उसके साथ में अपने भारत के जो व्यक्तित्व हैं जो करेंट एरा के हैं और जो 2000, 3000, 4000 साल पहले ऋषि मनुष्यों ने, चाहे कणाद हैं चाहे सुश्रुत हैं, तो ऐसे उनके की फीचर्स, वीडियोस और उनका काम, उसका भारत के ज्ञान में ये दिया जाएगा। और बहुत अच्छी शिक्षा नीति है और दिल को प्रसन्न करने वाली, और जो स्कूल में खुशी का माहौल उत्पन्न करेगी, ऐसी शिक्षा नीति है। जी अभिषेक जी। आपने 360 डिग्री में इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को डिफाइन किया है। पॉइंट्स के साथ आपने जर्नल एग्जाम्पल और भारत की ज्ञान परंपरा से किस प्रकार आधारित है, उस सब के बिंदुओं से आपने इसको ब्रीफ किया है। आपने जैसा बताया, आप सीटी सीबीएसई कोऑर्डिनेटर और डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर सीबीएसई का भी आपने एक लंबे समय कार्य देखा है। कितना आसान लगता है इम्प्लीमेंटेशन? निश्चित ही आपने बताया कि कोडिंग हो गया, स्किल डेवलपमेंट हो गया, रिसोर्सेज चाहिए रहेंगे। वर्तमान समय में बड़े स्कूलों को, अगर मैं दूसरे स्कूलों की बात करूं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हो या कुछ छोटे शिशु मंदिर हो, अगर मैं विद्या भारती की बात करूं, कि क्या सुझाव होंगे आपके? क्योंकि देश भर में इस समय राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो आ चुकी है, परंतु उसके इम्प्लीमेंटेशन पर, कि उसका क्रियान्वयन कैसे हो, उस पर चर्चा चल रही है। तो आपके क्या सुझाव हैं और आपको क्या लगता है कि क्या समस्या आने वाली? देखिए, जो सीएसआर हमने लंबे समय तक सुना है, ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसमें जो टूल्स बनाने की बात है, इसी शिक्षा नीति में हब्स ऑफ लर्निंग की भी बात है। हमारी संकुल योजना विश्व की सफल योजना विद्या भारती की, सीबीएसई ने उसी तर्ज पे हब्स ऑफ लर्निंग शुरू किया, एक समर्थ स्कूल के अंडर में 5 स्कूल। तो ये वाली भी इसमें पेडागोजी दी हुई है। परंतु जैसे मैं आपको अपने पूरे क्षेत्र का अगर यदि क्यूमुलेटिव एक रिकॉर्ड दूं, मैं नाम लेके भी कह सकता हूं, अच्छा लगेगा। जैसे राजशेखर जोशी जी के प्रयास उत्तराखंड में, माननीय भुवन जी के प्रयास उत्तराखंड में, हरिशंकर जी के प्रयास ब्रज में, और तपन जी के प्रयास एज ए संगठन मंत्री मेरठ प्रांत में। तो हमने हर प्रदेश में, हर उसमें हमें लीड कोलैबोरेटर के रूप में आगे आए हैं और आना भी पड़ेगा। तो इसमें आपने 2 तरीके के स्कूल हैं, एक तो हम जैसी विचारधारा के, वो डीएवीज भी हमारी विचारधारा के हैं, डीपीएस भी हमारी विचारधारा के हैं। अब सारे स्कूलों को भारतीय विचारधारा के आधार पर चिंतन करना पड़ेगा। 100 150 साल पुराने मिशनरी स्कूल्स हैं। सॉरी टू से, मैं खुल के बोल रहा हूं आपके लाइव चैनल पे, धर्म परिवर्तन के अलावा उन्होंने क्या सोशल कॉज के काम किए, अगर यदि पूछा जाए तो मैं खुल के बोल रहा हूं लाइव होके। तो एक तो नियत में परिवर्तन
लाने की आवश्यकता है। उसमें 3 तरीके से प्रयास हो रहे हैं। पिछले 15 दिन में मेरी 8 प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई है, अभिषेक जी। जी जी आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आ रही है आपकी आवाज। मेरा वीडियो में वो हो गया इसलिए मैंने नहीं, हमें पूछा। दिख रहा है आपका तो वीडियो। हमें दिख रहा है आपका हाँ, वीडियो तो जी। ठीक ठीक। तो एक तो जैसे यहाँ पे ब्रज प्रदेश कायाकल्प के अंतर्गत 300 सरकारी विद्यालयों को हमने लिया है। ठीक है, कहीं शौचालय की आवश्यकता है, कहीं चौक की आवश्यकता है, कहीं टीचर्स ट्रेनिंग की आवश्यकता है। तो जैसे अभी हम लोगों ने अभी पीछे इसी लॉकडाउन में करीब 10 स्कूलों के टीचर्स की ट्रेनिंग की व्यवस्था एटीएल की। अभिषेक जी, आवाज आ रही है? जी, आ रही है जी। हाँ। तो हमको जो नियत है जी इसमें नियत को साफ रखते हुए, अब मैं जी किसी स्कूल को टारगेट नहीं कर रहा, हम सबको एक जी टीम बना के अपने जिले की, अपने नगर की, मेरे पास संसाधन है तो वो संसाधन पे हक सभी का है। तो जी इस आधार पे, और इसमें बिल्कुल भी अभिषेक जी कठिनाई जी नहीं होगी। थोड़ी बहुत कठिनाई डिग्री जी लेवल पे, चूंकि कोर्सेज को बहुत ओपन कर दिया है, 12th लेवल पे भी ओपन किया है, वो मैंने विषय वो नहीं बोले जो बोले जा चुके हैं। तो थोड़ी जी बहुत कठिनाई टीचर्स के, अब जैसे मान लीजिए किसी स्कूल में अभी तक साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम और ह्यूमैनिटीज हैं, और उसके भी कुछ सब्जेक्ट हैं। तो इसमें जी वो एक बार ओपन किया है, और उसमें भी हमको लगता है एक प्रश्न आप मुझसे जरूर पूछेंगे, तो मैं इसमें जोड़ ले रहा हूं। अभी मुझे जी एक सेमिनार में एक क्वेश्चन हुआ कि गुप्ता जी ये जी बताइए कि मान लीजिए एक बच्चे ने फिजिक्स ली, और जी उसी बच्चे ने फॉर एग्जांपल मास कम्युनिकेशन और जी मास मैनेजमेंट ले लिया। अब कैसे पढ़ाई जी होगी? मैंने कहा बिल्कुल होगी सर। मैंने कहा बोले कैसे होगी? मैंने कहा कुछ काम अब स्कूल में होंगे, कुछ काम अब स्कूल की परिधि के बाहर होंगे। तो जो मेरे पास टीचर्स अवेलेबल हैं वो ऑफलाइन क्लास करेंगे स्कूल में, और मैं संडेज को, वीकेंड्स को, और इवनिंग में, इवनिंग क्लासेस जी में मैं उन ऑनलाइन टीचर्स को, वो स्कूल के एम्प्लॉय होंगे, रोल पे होंगे, बट दे सर्व द स्कूल फ्रॉम आउटसाइड। वो अमेरिका का भी हो सकता है टीचर, वो हो सकता है मेरा आपका भाई अमेरिका हो, जर्मनी हो, तो वो वहां से कहे कि भाई अभिषेक, मैं डाटा कोडिंग की क्लास लूंगा मेरे पास सैटरडे संडे। तो हमें तो ऐसे बहुत से जी लोग मिलने वाले हैं, और हमें ही नहीं, जी सबको। तो ये इम्प्लीमेंटेशन के पार्ट में, जैसा पिछले 5-6 साल में देखिए, बहुत सारे स्कूल जहां पे टीचर्स नहीं जाते थे अब जाना शुरू हो गया है, क्लासेस लेना शुरू हो गया है। तो ये बड़ी आसानी से आपका जो अगला क्वेश्चन होता मैंने इसमें जोड़ लिया। जी टूल्स, टेक्नोलॉजी और टेक्निक, इन सबको मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी इजीली अब हमको 3-4 प्रकार की कक्षाएं ऑपरेट करनी पड़ेंगी। ऑफलाइन, ऑनलाइन, वीकेंड क्लासेस, वैकेशनल कोर्सेज, इन इन विंटर्स, इन समर्स, डिफरेंट टाइप की जो हमको जी पेडागोजीज हैं वो यूज करनी पड़े। जी अभिषेक जी जी जी। अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोविड का जी समय जी गया। जी जी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी बड़ा स्पष्ट है ई शिक्षा नीति, ई शिक्षा पर जोर। आपने टेक्नोलॉजी को बहुत महसूस किया, उसका बहुत उपयोग किया। जो पूर्व में बातें होती थी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षा संभव है, आप निश्चित ही आपके जैसे बड़े विद्यालय उपयोग कर रहे थे, परंतु कोविड के समय में बहुत अधिक हुआ। हम लोग भी एक टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, उसको भी हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को देखते हुए बदलाव कर रहे हैं। आपके जी जी क्या जी। सजेशंस हैं कि आज के समय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देखते हुए टेक्नोलॉजी में क्या फीचर्स होने चाहिए? अभिषेक जी, इसमें दो चीजें थोड़ा सा, आई आई जस्ट रिमाइंड माय मेमोरी। आई ज्वाइन द स्कूल ऑफ नैनीताल इन 90s। ठीक है, ओके ओके 93 में मेरे पास लैपटॉप था, 94 में। ठीक है, ओके 94 में ही हमने नैनीताल में टूल्स टेक्नोलॉजी का यूज शुरू किया, और एक टीचर थे रविंद्र सिंह जी, आज की तारीख में जी वो सेक्रेटरीट में
हेड ऑफ टेक्नोलॉजी हैं, हेड ऑफ आईटी सेक्शन। तो हम लोगों ने नैनीताल में बहुत प्रयोग किए जी टूल्स टेक्नोलॉजी के। और 98 आते आते हमारे अधिकांश टीचर, एक मुनेन्द्र माहेश्वरी वहाँ के पूर्व छात्र वहाँ पे टीचर भी थे, तो जी हमने वो टूल्स टेक्नोलॉजी शुरू की। अब हम 2010 में रुड़की आए और आपको एक सुखद अनुभव भी होगा और अच्छा जी भी लगेगा सुन के कि हमने 2010 से जो टीम आनंद स्वरूप के साथ मिलकर पेडागोजी निश्चित की, हम 2015 से आप विश्वास करिए अभिषेक जी, आनंद स्वरूप की पूरी टीम नर्सरी से 12th व्हाट्सएप का, ऑनलाइन शिक्षण का और वीडियोस का किसी न किसी रूप में हम प्रयोग कर रहे थे। जी 24 मार्च को हम अपनी कोर टीम के साथ बैठे रुड़की में, जी ठीक है। जी 26 मार्च को हम अपनी तीनों विंग की टीम के साथ अलग अलग बात किए जी इंडिविजुअली, भट्ट जी, मोहन जी और हमने तीनों ने जो हमारे 120 टीचर हैं उनसे बात की। फिर उसके बाद 1 अप्रैल से, यू बिलीव मी, 1 अप्रैल से हमारी नर्सरी टू 12th ऑनलाइन टीचिंग शुरू थी सक्सेसफुली। और जी हमारे बहुत सारे टीचर्स ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जैसे मैं राजेश भट्ट जी का यहाँ नाम कोट करना चाहूंगा, जैसे मोहन सिंह मटियानी जी का, जैसे सुभाष जी, दिनेश भल्ला जी, विवेक उप्पल जी, सॉरी 120 टीचर हैं देखिए टीम रुड़की, बुरा मत मानना जी भाई, सबके नाम नहीं ले रहा जी मैं, लेकिन जी मैं उनके लिए कह रहा हूँ अभिषेक जी, कहीं वो बुरा मान जाए कि हमारा नाम जी नहीं लिया। तो जी जैसे नर्सरी विंग में मधु जी, भारती जी, किरण जी, आशा जी, नर्सरी विंग में सावित्री जी, रचना जी, मतलब यू बिलीव मी, इन लोगों ने नर्सरी लेवल पे किस तरीके की इनोवेशन किया। शमा जी ने क्या इनोवेशन किया, बबीता जी का इनोवेशन, राजेश राणा जी का इनोवेशन। तो एक्चुअली इसमें जो आपने प्रश्न किया, मैंने ये जो पिछले स्कूलों के उदाहरण दिए, जब यहाँ जी मथुरा आए तो आप विश्वास करिए कि यहाँ के सभी टीचर्स ऑनलाइन टीचिंग कर रहे थे, जूम पे, गूगल पे, डिफरेंट एप्स में क्लासेस ले रहे थे। जी तो यहाँ पे हमने एक काम क्या किया मथुरा आने के बाद, रुड़की में तो मेरा ट्रांसफर हो गया था जून में, 2 जून को। जी तो यहाँ पे हमने टूल्स टेक्नोलॉजी टेक्निक की हर वीक हम सेमिनार कर रहे हैं, किस ऐप में हम अपना लेक्चर अच्छे से बना सकते हैं। जी जैसे वीडियो शो में साइंस, आर्ट क्राफ्ट एसएसटीज के लेक्चर बहुत अच्छे बन सकते हैं। ऐसे डिफरेंट क्लैप में हम मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अच्छे बना सकते हैं। गूगल जी क्लासरूम में हम सब कुछ ले सकते हैं। तो हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, फोन का नाम है स्मार्टफोन। जी फोन स्मार्ट तब होगा जब हम स्मार्ट होंगे। वी हैव टू बी निश्चित स्मार्ट एनफ। ये फोन स्मार्ट नहीं है, इसे यूज जी करने वाला व्यक्ति स्मार्ट होना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी किसी स्मार्ट आदमी ने बनाई है ना। तो निश्चित अब जी ये जी टेक्नोलॉजी स्मार्ट तब बनेगी जब हम करेंगे। तो हमारा ये कहना है कि हम सभी टीचर्स स्कूल के और प्रिंसिपल्स वीक में 1 घंटे का जैसे वर्कशॉप कहते हैं, और वर्कशॉप भी डिसेंट्रलाइज, जिसमें 20 टीचर, किसी स्कूल में 100 टीचर हैं तो 25-25 के 4 ग्रुप में टूल्स टेक्नोलॉजी टेक्निक। और उसमें भी दूसरा प्रयोग जो हम यहाँ मथुरा में कर रहे हैं कि जैसे हम सैटरडे को अपनी सब्जेक्ट वाइज टीम के साथ पहले वो लोग बैठते हैं, टूल्स पे, टेक्निक पे, कैरिकुलम पे, एनईपी 2020 पे चर्चा करते हैं। फिर हम और हमारे वाइस प्रिंसिपल मूवमेंट में रहते हैं दोनों, हम 2-2 4-4 मिनट सबके साथ बैठते हैं कि आपने क्या जी फाइनल किया, आपने क्या फाइनल किया। फिर हम सारे सब्जेक्ट टीचर्स, पूरी टीम श्री जी बाबा एक साथ लेक्चर थिएटर में आती है। और उसका जो हमारे एकेडमिक कोऑर्डिनेटर्स हैं वो जी उसको ठीक प्रकार से बोर्ड पे एलोबरेट करते हैं कि 9th-10th में इस वीक के क्या काम है। अब देखिए जी अभिषेक जी, थोड़ा सा हमको आउट ऑफ द बॉक्स जाके चलना पड़ेगा और कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। पहले हम कहते थे मंथली मीटिंग, कुछ नहीं होगा मंथली मीटिंग से।
वीकली पेडागोजी बनानी पड़ेगी और पोस्ट कोविड हमको नई नई टूल्स टेक्नोलॉजी, हम 1 महीने का इंतजार नहीं कर सकते। 1 महीने में तो 50 टेक्नोलॉजी आएंगी और जब जाएंगी, तो थोड़ा सा स्कूलों को भी आउट ऑफ द बॉक्स, और जो देखिए सिद्धांत वो अच्छे हैं जो व्यवहार में हो। 2+2 4 होते हैं। सिद्धांत ये है कि लेफ्ट हैंड ड्राइव करनी है, परंतु राइट हैंड साइड पे नो पार्किंग जोन में कोई एक्सीडेंट हो जाए तो वहां गाड़ी भी पार्क करूंगा, फाइन भी दूंगा और हेल्प भी करूंगा, ये ज्ञान है। तो थोड़ा सा हमको सभी को इस पर विचार करना पड़ेगा। निश्चित। समय की एक मर्यादा है, 45 मिनट्स का एक हमारे पास टाइम बाउंडेशन है। जी जी बहुत और भी प्रश्न हैं कि कोविड के समय में, मैं अंतिम आपसे बस एक, हमारे पास 2 मिनट बाकी हैं। कोविड के समय में हमने टेक्नोलॉजी उपयोग की है। आपका स्कूल निश्चित ही एक बड़ा विद्यालय है, टेक्नोलॉजी को उपयोग कर रहा है। आपका बाकी स्कूल को क्या सुझाव है, कैसे अब टेक्नोलॉजी को अपने समय सारणी में कैसे लगातार जोड़े रखें कोविड के जाने के बाद भी? ठीक, अब देखिए 2 प्रकार के काम हम कर सकते हैं। मैंने कहा ना, स्मार्ट है ना, हम हो जाए, हम घबराएं ना बिल्कुल टेक्नोलॉजी से। 2 प्रकार के काम इस समय स्कूलों को करने चाहिए। जैसे हमारा स्कूल कर रहा है, ऑफलाइन शिक्षण भी कर रहा है, ऑनलाइन शिक्षण भी कर रहा है, इवनिंग क्लासेस भी कर रहा है, वीकेंड्स पे प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस भी कर रहा है। अब इसमें दूसरी बात, हम 2-2 1.5 मिनट के, 3-3 मिनट के वीडियो बना सकते हैं। सिंपली यूट्यूब चैनल पे अपना चैनल बना के आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो अभिषेक जी, मेरा सभी अपने विद्या भारती के आचार्य बंधुओं से निवेदन है, आत्मनिर्भर भारत में हम टूल्स एंड टेक्नोलॉजी को भी रखें। अब जैसे कल हमारे ब्रज प्रदेश की एक बहन ने स्कूल में मशरूम उगाया और मशरूम को सेल किया, तो स्कूल को आई हुई ना। तो जैसी जैसी ये यूट्यूब चैनल पे आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, 1 मिनट का काम है यूट्यूब चैनल पे अपना वीडियो अपलोड करना। ठीक है, आप अपने को रिकॉर्ड करिए और उसको जैसे ही आप ड्रैग करते हो तो सामने ऑप्शन खुले होते हैं कि कहाँ लोड करना है। तो मेरा सबसे ये कहना है कि जिन स्कूलों के पास कोई चिंता मत करिए, आपके पास प्रोजेक्टर नहीं है, आपके पास लैपटॉप नहीं है, आपके पास कंप्यूटर नहीं है, आपके पास प्रिंटर नहीं है। आज की तारीख में ये फोन ही अपने आप में सब कुछ है। यही प्रिंटर है, यही एलोबरेटर है, यही मेंटर है। इस फोन को यूज करने के तरीके हमें सीख लेने चाहिए। और 1 घंटे में हम पर डे अपने वीडियो जरूर बनाएं। और मेरा सभी टीचर से ये कहना है, अपने वीडियो लाइब्रेरी तो बना सकते हैं ना जी, आप बनाइए वीडियो लाइब्रेरी। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, मैं भले ही उत्तराखंड में नहीं हूं, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी का 30 साल उत्तराखंड में व्यतीत किया है। आप हमको भेज दीजिए, हम उनके चैनल्स बना के आपके अपलोड कर देंगे। आप हमको, अभिषेक जी, आई एम रेडी फॉर दैट, क्योंकि मेरे पास आईटी में 12 लोग हैं। आईटी की टीम में बड़ा स्कूल है, जैसे आपने कहा, तो बड़ा स्कूल इन द सेंस मैं नहीं कहूंगा। बड़ा स्कूल का मतलब यह है कि हम व्यवहार में भी एक दूसरे का सहयोग करें। आप सभी टीचर से मेरा ये कहना है, प्लीज 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट के आप वीडियोस बनाइए, उनको यूट्यूब पे अपलोड करिए, और वीडियो शो और काइन मास्टर में जाके आप स्क्रीन शेयरिंग कर दीजिए, आप किताब शेयर कर दीजिए। बहुत सारे एप्स आ गए, वेदांतु और ये सब, ये उन्हें देखिए और अपने को अपडेट और अपग्रेड करिए। और विद्या भारती के सभी आचार्य और प्रधानाचार्य, मैं उन्हें सबको चरण स्पर्श और नमन करता हूं कि उन्होंने, और विशेषकर उत्तराखंड में बहुत कठिन भौगोलिक परिस्थितियां, और मैं अपने जो संगठन मंत्री जी हैं आदरणीय भुवन जी और विजयपाल जी और पूरी विद्या भारती की टीम और प्लेनेट पृथ्वी कुल की पूरी टीम, जिन्होंने एक पूरे देश के सामने एक उदाहरण रखा है, तो हम सभी मिलके संगच्छद्वम संवदध्वम के भाव से मिलकर काम करेंगे। इतना मुझे कहने का अवसर आपने दिया, उसके लिए मैं हृदय से आपको साधुवाद भी देता हूं, आशीर्वाद भी देता हूं। और हमेशा अभिषेक जी, कोई भी आवश्यकता हो, एक निवेदन और है, आप यहाँ मथुरा आइए,
और जी, इसकी बात हो गई है, निश्चित, तो जी, आप एक बार स्कूल विजिट करिए। यू आर कॉर्डियली जी, इनवाइटेड। और सभी को जी। प्रणाम और नमस्कार। राजीव जय जी, श्री। आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया। आपने बताया कि उत्तराखंड में आपने 30 साल दिए हैं, और निश्चित हम आगे उत्तराखंड और व्रज मिलके कुछ एक नया शैक्षिक मॉडल भी प्रस्तुत कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे का सहयोग भी कर सकते हैं। आपके सभी सुझावों को हमने नोट किया है। निश्चित हम लोग भी अपनी जो कार्य कर रहे हैं, आपके सुझावों के अकॉर्डिंग उसमें परिवर्तन करेंगे। आपका पुनः धन्यवाद इस सेशन के लिए, इस प्लैनेट टॉक शो के लिए। बहुत बहुत नमस्कार, नमस्ते। धन्यवाद, धन्यवाद अभिषेक जी, नमस्कार।